सो हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 बायोलॉजी का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, अब उसमें ऑलमोस्ट बहुत सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इसी वीडियो के अलग अलग पार्ट्स में, लाइक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ये इस वीडियो का पार्ट 4 है और हम जितने भी टॉपिक्स अब तक कवर कर चुके हैं उसके आगे के टॉपिक्स अब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं? हेल्थ, व्हाट आर डिजीज, डिजीज के टाइप्स, इन्फेक्शियस डिजीज, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, फिर इन्फेक्शियस डिजीज के सारे टाइप्स हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज हमने पढ़े, वायरल डिजीज पढ़े। ठीक है, अगर बात करें नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में तो उसमें हमने कैंसर पढ़ा। ठीक है, कैंसर को डिटेल में पढ़ा था हमने, साथ में एलर्जी क्या होती है, इम्यूनिटी में पढ़ा। तो इम्यूनिटी वाले टॉपिक्स भी हम ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। इम्यून सिस्टम के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, लिम्फोइड ऑर्गन्स, लिम्फोइड टिश्यूज, लिम्फ नोड्स, वो सारा हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब जो ये वीडियो है इसमें हम आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। तो जो टॉपिक्स इस चैप्टर के रह गए हैं वो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमने ऑलमोस्ट इम्यूनिटी के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे। हमने ऑटो इम्यून डिजीज भी पढ़ा था कि ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में। ठीक है, अब हम आगे के टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो आगे हमें एक टॉपिक पढ़ना है जो कि एग्जाम में बहुत आता है, दैट इज एड्स। एड्स नाम सुना होगा, एड्स, HIV। ठीक है, तो एड्स के बारे में आज हमें स्टार्ट करना है पहले। सो लेट्स स्टार्ट, व्हाट इज एड्स। सबसे पहले जो बात आती है, एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो एड्स का टर्म पहले पता होना चाहिए कि द टर्म एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। बेसिकली इसमें क्या होता है कि एड्स जो होता है वो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड एक बीमारी है। एक HIV वायरस होता है जिसकी वजह से एड्स वाली बीमारी फैलती है। ठीक है, तो एड्स जो है उसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि जो एब्रिविएटेड फॉर्म है उसकी फुल फॉर्म क्या होगी, तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट पे आते हैं, सॉरी, द डिजीज इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। अब ये एक एक्वायर्ड डिजीज है, इसके नाम में ही क्या है, एक्वायर्ड। तो ये जो डिजीज होगी ये लाइफ टाइम में कभी भी हो सकती है, लाइफ टाइम में एक्वायर कर रहा है, ये कोई कंजेनाइटल डिजीज नहीं है यहाँ पे। ठीक है, एक्वायर कर रहा है, एक्वायर्ड डिजीज में आती है। एड्स इज कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। एड्स किसकी वजह से होता है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, सॉरी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है, दैट इज HIV। तो फुल फॉर्म पता होनी चाहिए हमें, बेसिकली एड्स की फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ठीक है, साथ में HIV, इनकी फुल फॉर्म हमें डिटेल में पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, HIV इज अ रेट्रोवायरस। अब बात कर रहे हैं कि जो HIV का वायरस है उसकी स्पीशीज क्या है, उसके बारे में डिटेल में बता रहे हैं कि जो HIV का वायरस होता है वो रेट्रोवायरस होता है। एग्जाम में इसकी लाइफ साइकिल आ सकती है, जैसे कि हमने मलेरिया में पढ़ा ना, कि मलेरिया में बेसिकली क्या पढ़ा हमने कि प्लाज्मोडियम होता है जो मलेरियल पैरासाइट होता है, उसकी कुछ लाइफ साइकिल है। ऐसे ही यहाँ पे इस वायरस की लाइफ साइकिल होती है, तो रेट्रोवायरस होता है ये। वायरस की एक अलग टाइप की स्पीशीज है, एक अलग टाइप का नाम है वायरस का, दैट इज रेट्रोवायरस। ठीक है, और इसके पास RNA होता है। ऑब्वियसली कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा तो बेसिकली वो क्या करता है, वो इन्फेक्शियस कैसे होता है? पहले बताया था कि जो पैथोजन होता है उसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस होता है। ठीक है, तो ऐसे ही इसके पास जेनेटिक मटेरियल के रूप में क्या होगा, RNA। RNA क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अगर बात करें HIV वायरस की तो ये क्या होता है, एक रेट्रोवायरस होगा और इसके पास जेनेटिक मटेरियल के रूप में क्या है, RNA। RNA जो इसका है वो इन्फेक्शियस है, इसके पास RNA है एज ए जेनेटिक मटेरियल। हमें ये पता होना चाहिए क्योंकि वायरस क्या करता है ना, वायरस बॉडी पे अटैक करता है और एकदम टेररिस्ट की तरह काम करता है कि होस्ट की जितनी भी उसकी मशीनरी है बॉडी की पूरी साइकिल अपने हाथ में ले लेगा। ठीक है, और उसे हाईजैक कर लेता है और फिर उसकी मशीनरी को यूज करके खुद का मल्टीप्लीकेशन करवाता है। तो वही ये बता रहा है कि इसका जेनेटिक मटीरियल RNA है, ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं,
मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, सुना भी होगा, एड्स वगैरह के ना कैंपेन वगैरह चलते हैं, ठीक है, तो उसमें बताते हैं कि जो ट्रांसमिशन है किस किस किन किन चीजों की वजह से ट्रांसमिशन हो सकता है। तो वही बता रहा है, सेक्सुअल कांटेक्ट, पहला तो यही होगा, सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, जिसको इन्फेक्शन है उसके साथ सेक्सुअल कांटेक्ट, मतलब कोई ऐसा इंसान है, इसीलिए तो पहले एचआईवी वगैरह का टेस्ट करवाते हैं लोग, ठीक है। वही बता रहे हैं कि हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होते हैं एचआईवी के टेस्ट वगैरह होते हैं इसमें प्रॉपर, ठीक है। तो वही बता रहा है कि सेक्सुअल कांटेक्ट जो है इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, तो उससे दूसरा इंसान इन्फेक्ट हो सकता है, ठीक है, बाय ट्रांसमिनेटेड ब्लड, या फिर एक कह सकते हैं कंटामिनेटेड ब्लड, कि जो ब्लड है वो कैसा ब्लड है, किसी इन्फेक्टेड इंसान का ब्लड है, ठीक है, वो पहले उस नीडल से इन्फेक्टेड इंसान का ब्लड सैंपल लिया और फिर बाद में तुम में इंजेक्ट कर दिया गलती से, उस नीडल को बिल्कुल भी अल्कोहल जो स्क्रब होता है उससे बेसिकली उसको पहले रब भी नहीं किया अल्कोहल रब से, ठीक है, तो बिल्कुल इन्फेक्टेड ब्लड जो है वहां पे इंजेक्ट कर दिया, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन फैल सकता है, ठीक है। और ब्लड प्रोडक्ट है ना, ब्लड प्रोडक्ट जो भी है वो अगर बॉडी में टच भी हो जाते हैं, थोड़ा सा भी इन्फेक्शन हो जाता है तो एचआईवी वहां पे हो सकता है। बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल्स, वही बता रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हॉस्पिटल्स का भी केस सुनने में आता है कि इन्फेक्टेड निडल यूज करी, ठीक है, और उस इंसान को एचआईवी हो गया, एड्स हो गया, ठीक है, तो इन्फेक्टेड निडल्स, इस चीज का ध्यान हमें खुद भी रखना चाहिए कि अगर हम वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं तो उस नर्स को पर्टिकुलर जो भी वहां पे हेल्थ केयर प्रोफेशनल वहां पे बैठा हुआ है, ठीक है, जो कि वहां पे काम देख रहा है, उसको पहले बताएं कि ये कोई निडल जो आप लगा रहे हो ये इन्फेक्टेड तो नहीं है, ठीक है, इन्फेक्टेड निडल्स वाला इन द केस ऑफ इंट्रावेनस ड्रग एब्यूजर्स। अब जो ड्रग एब्यूजर लोग होते हैं आईवी ड्रग्स लेते हैं, आईवी ड्रग्स होती हैं, आईवी ड्रग्स कौन सी होती है, जैसे आईवी वैक्सीनेशन होती है, आईवी इंजेक्शंस होते हैं, जैसे कि आईवी कैन्यूला सुना होगा, तो बेसिकली होता क्या है आईवी ड्रग्स के अंदर ये अपनी वेन्स के अंदर उसको इंजेक्ट करते हैं और ड्रग्स लेते हैं जो ड्रग एब्यूजर्स होते हैं, ठीक है, तो उसके थ्रू भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि मल्टीपल ड्रग एब्यूजर होते हैं, अगर वो पूरा उसका पूरा फ्रेंड का ग्रुप बना हुआ है कि ड्रग्स ले रहे हैं वो लोग, तो इंजेक्शन, उसी इंजेक्शन से उसने ड्रग लिया, दूसरे ने भी उसी इंजेक्शन से लिया, एड्स हो गया उनको, ठीक है, तो एड्स होने के चांसेस ड्रग एब्यूजर के केस में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं अगर वो आईवी ड्रग्स ले रहा है, ओरल ड्रग्स की बात नहीं कर रहा, आईवी ड्रग्स की बात कर रहा है, ठीक है। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा, होता क्या है प्लेसेंटा के थ्रू भी फैल सकता है अगर मदर इन्फेक्टेड है, ठीक है, अगर मदर इन्फेक्टेड है उसकी और उसे कोई पर्टिकुलर बीमारी है तो वो बच्चे को भी हो सकती है, किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू। प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा न्यूट्रिएंट्स जो है एक ट्रांसपोर्टर का काम करती है कि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर दे बच्चे को, ठीक है, साथ में गैसियस एक्सचेंज वो करा रही होती है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का, तो फीटस में आ सकता है एड्स थ्रू प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के थ्रू अगर मदर को एड्स है तो बच्चे में आ सकता है थ्रू प्लेसेंटा, ठीक है, तो ये कुछ मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गए सेक्सुअल कांटेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हो गया इन्फेक्टेड ब्लड अगर है, इन्फेक्टेड निडल्स अगर हैं, आईवी आईवी इंजेक्शंस इन द केस ऑफ आईवी ड्रग अब्यूजर्स, देन लास्ट में क्या होगा थ्रू प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के थ्रू भी हो सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे क्या होगा, आप बोल रहे हैं लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी, एचआईवी की लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं, एचआईवी क्या है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। अब इसकी लाइफ साइकिल कैसे होती है वो एग्जाम में भी पूछ लें इस क्वेश्चन को, तो इसे लर्न कर सकते हैं, हम प्रिपेयर कर सकते हैं इस टॉपिक को, ठीक है, कि एचआईवी वायरस की लाइफ साइकिल कैसे होती है, क्या करता है अपनी लाइफ साइकिल में। वैसे तो नॉर्मली हमको पता है अगर कोई वायरस है तो उसका होस्ट होगा जिसकी वो लाइफ साइकिल से पूरा मतलब जिसकी पूरी बॉडी से पूरी मशीनरी को हाईजैक कर लेगा और खुद का मल्टीप्लीकेशन करेगा, ठीक है। आफ्टर गेटिंग इनटू ब्लड ऑफ ब्लड वायरस एंटर्स इनटू मैक्रोफेजेस और टी हेल्पर सेल्स, बेसिकली क्या हुआ, बॉडी है, बॉडी पे किसने अटैक किया, वायरस ने, बॉडी पे वायरस ने अटैक कर दिया, और वायरस भी कौन सा है, एचआईवी। तो बेसिकली ये क्या करता है, सबसे पहले ये इम्यून सिस्टम को डैमेज करने की कोशिश करता है, ठीक है, जो सबसे पावरफुल है जो पूरी बॉडी को बचाएगा पहले उसी पे अटैक करता है कि इसको पहले निपटा दूं फिर मैं डिजीज कॉज करूंगा,
तो पहले इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करेगा, तो सबसे पहले ये किसको खराब करेगा जाके, सबसे पहले किसको खराब करेगा ये जाके, टी, जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, साथ में मैक्रोफेजेस जो वहां प्रेजेंट है। मैक्रोफेजेस क्या होते हैं, जो कि किल कर देंगे, ठीक है। तो मैक्रोफेजेस टी सेल्स जो भी यूजफुल सेल्स हैं, जो कि इम्यून सिस्टम में इम्यून रिस्पॉन्स शो करेंगे डिजीज कॉज होने के बाद, बेसिकली पहले उनको अटैक करते हैं। तो टी हेल्पर सेल्स को अटैक करेगा, पहले उनमें घुस जाएगा, और दूसरा मैक्रोफेजेस में, उनको जाके उन बॉडी में इनको डैमेज करने लग जाएगा। सबसे पहले ब्लड में आया, ऑब्वियसली उस वायरस का जब सबसे पहले अटैक होता है, पहले वो बॉडी में ब्लड में आएगा ताकि सर्कुलेट हो सके थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। फिर बेसिकली वो क्या करेगा, टी हेल्पर सेल्स को खराब करेगा, देन मैक्रोफेजेस को खराब करेगा। द वायरल आरएनए जीनोम रेप्लिकेटेड टू फॉर्म वायरल डीएनए। अब क्या है, बॉडी में क्या आ गया, वायरस आ गया बहुत सारा, ठीक है। वायरस का अच्छा खासा स्प्रेड हो चुका है, वायरस के पास अपना आरएनए भी तो है, वायरस को मल्टीप्लीकेशन करनी है, ठीक है। तो अपना जेनेटिक होता है ना, जब मल्टीप्लीकेशन करवाते हैं, सुना होगा सेल डिवीजन जब होती है तो डीएनए रेप्लिकेट होता है या फिर जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट होता है, तो वही ये यहाँ पे रेप्लिकेट करवाएगा। ये इसके पास आरएनए है, लेकिन ये अपना डीएनए बनाने की कोशिश करेगा हमारी बॉडी में। मशीनरी किसकी यूज कर रहा है, हमारी बॉडी की। और इस कौन सा एंजाइम यूज कर रहा है ये, कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, मॉलिक्यूलर बेसिस में पढ़ा है ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। अगर बात करें ट्रांसक्रिप्शन की, तो ट्रांसक्रिप्शन में हमने क्या पढ़ा था कि बेसिकली क्या होता है, डीएनए होता है नॉर्मल, पहले डीएनए रेप्लिकेट होके आता है, फिर उससे आरएनए बनता है, फिर एमआरएनए हम बोलेंगे, एमआरएनए बनता है, फिर प्रोसेसिंग होती है, फिर ट्रांसलेशन होता है। ये प्रोसेस है, क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं, है ना। ये प्रोसेस थी। लेकिन होता क्या है वायरस के केस में, जब वायरस अटैक कर रहा है, क्योंकि उसके पास डीएनए है ही नहीं, उसके पास जेनेटिक मटेरियल है, उसको अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसक्रिप्ट करवाना है, तो वो कोशिश क्या करेगा, वो करवाएगा, इसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते थे। अब दूसरी प्रोसेस आ रही है जिससे वायरस, एचआईवी वायरस रेप्लिकेट कर रहा है हमारी बॉडी में, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा कि जो आरएनए उसके पास प्रेजेंट है उससे डीएनए बनेगा। हो रहा है ना यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा, रिवर्स मतलब क्या है, उसका उल्टा। तो आरएनए से डीएनए बनाएगा। कहाँ पे हो रही है ये प्रोसेस, हमारी बॉडी में। कर कौन रहा है, वायरस, वायरस इन आर बॉडी, ठीक है, बॉडी में ये कर रहा है। अब हो क्या रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से ये प्रोसेस हो गई रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाली, ठीक है। मतलब कि उसने अपना मल्टीप्लीकेशन कर लिया, उसने बहुत सारा वहां पे डीएनए बना लिया, वायरल डीएनए। बोल तो रहा है वायरल आरएनए था उसके पास, लेकिन वायरल डीएनए बॉडी में बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट होने लग गया, इसीलिए उसका ब्लड भी अब क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गया। लिख सकते हो, बॉडी इन्फेक्ट हुई, ब्लड भी इन्फेक्टेड हो गया। अब एक बात आती है कि जो एचआईवी होता है ना, वो सिंड्रोम होता है, एचआईवी डिजीज नहीं है। अगर बात करें एड्स की, तो वो डिजीज नहीं है, वो एक सिंड्रोम है। अब सिंड्रोम में और डिजीज में क्या फर्क है, वो पढ़ेंगे हम डिटेल में, ठीक है। अब हुआ क्या, इसका वायरल डीएनए बना, द वायरल डीएनए गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट सेल्स डीएनए। अब इसने जो वायरल डीएनए बनाया, वो जाके कंपटीशन करने लगता है हमारे खुद के डीएनए से कि मैं रहूंगा। तो वही चीज है, हमारे होस्ट सेल के डीएनए में आ जाएगा, वहां जाके उसको इन्फेक्ट करेगा एंड डायरेक्ट द इन्फेक्टेड सेल्स, और इन सारे सेल्स को इन्फेक्ट कर देगा टू प्रोड्यूस वायरस पार्टिकल्स, ताकि वायरस के ही मल्टीप्लीकेशन हो, वायरस की ही सेल्स बने, नॉर्मल सेल्स को काम नहीं करने देगा। एंड द मैक्रोफेजेस कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस। अब क्योंकि मैक्रोफेजेस में ये सारी प्रोसेस हो कहाँ रही है बॉडी में, टी सेल्स के अंदर, मैक्रोफेजेस के अंदर गया, खुद का मल्टीप्लीकेशन करवा लिया, खुद का वायरल डीएनए बना लिया। अब क्या करा उसने, वायरल डीएनए को कहाँ भेज दिया, होस्ट सेल्स के डीएनए के पास। होस्ट सेल के डीएनए के पास भेज दिया, तो क्या होगा कि हमारा खुद का डीएनए इन्फेक्ट हो जाएगा। और अब क्योंकि पूरी प्रोसेस मैक्रोफेजेस में चल रही है, तो मैक्रोफेजेस सिर्फ वायरस का ही काम करेगी, वायरस का ही बात मानेगी। वायरस क्योंकि वहां पे क्या है, टेररिस्ट का काम कर रहे हैं, तो वायरस के हाथों में सारा यहाँ पे पूरा कंट्रोल आ जाएगा, और वायरस ही अब सारे पार्टिकल्स अपने बनवाएगा। और कहाँ बन रहा है ये, मैक्रोफेजेस के अंदर। ये लर्न होना चाहिए।
वायरस इज रिलीज फ्रॉम मैक्रोफेजेस। अब मैक्रोफेजेस बहुत सारे वायरस पार्टिकल्स बना रहे हैं, अटैक टी हेल्पर सेल्स। अब ये किसको अटैक करेगा? टी हेल्पर सेल्स को, जो वायरस आ गए। क्योंकि मैक्रोफेजेस का क्या है कि अगर सिर्फ माइक्रोब आए, सिर्फ फेगोसाइटोस कर दो, ज्यादा कोई बड़ा काम नहीं है। काम टी हेल्पर सेल्स का है कि टी हेल्पर सेल्स जाके बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करते हैं कि एंटीबॉडीज बना लो इसके लिए। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, ये पहले टी हेल्पर सेल्स को मार देगा, है ना। मैक्रोफेजेस से जो पार्टिकल्स बने वो टी हेल्पर सेल्स को पहले ही किल कर देंगे, पहले ही उनकी एफिशिएंसी घटा देंगे। तो होगा क्या कि यहाँ पे क्या होगा पूरा कि अब टी हेल्पर सेल्स उतनी एफिशिएंट नहीं रहेंगी, उतना काम नहीं कर पाएंगी, एंड कॉज अ प्रोग्रेसिव रिडक्शन इन द नंबर ऑफ टी हेल्पर सेल्स। टी हेल्पर सेल्स कम हो जाएंगी। टी हेल्पर सेल्स कम होंगी तो बी लिम्फोसाइट्स को कोई भी स्टिमुलस नहीं मिलेगा। स्टिमुलस नहीं मिलेगा तो एंटीबॉडीज बनेंगी नहीं, एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी तो पूरी बॉडी कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स शो नहीं कर सकती, ठीक है। एंड ड्यू टू विच द पर्सन स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शंस। इसकी वजह से जो पूरा पर्सन है उसको बहुत सारे इन्फेक्शंस लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि टी हेल्पर सेल्स कम हुई, एंटीबॉडीज अगर बननी कम हो गई। बोलते हैं ना कोई इंसान है उसका इम्यून सिस्टम वीक है, मतलब क्या है? एंटीबॉडीज नहीं बन रही, बाहर से कोई भी एंटीजन आ रहा है, एंटीबॉडीज बहुत कम बन रही है। उसकी उस केस में क्या होगा, बहुत सारे इन्फेक्शंस उसको हो जाएंगे, दुनिया भर के इन्फेक्शंस लग जाते हैं जब सिंड्रोम होता है तो, ठीक है। तो सारे इन्फेक्शंस उसको होते हैं। टीबी हो जाएगा सबसे पहले तो। एचआईवी का जो पेशेंट है उसको टीबी होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, ट्यूबरक्लोसिस। तो वही बता रहा है कि टीबी हो सकता है, बहुत सारे इन्फेक्शंस उसको लग जाएंगे जैसे कि टीबी, ठीक है। तो वही यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है विच सेवरल अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाइट करने लगे। मतलब बेसिकली हो क्या रहा है कि वायरस की मशीनरी तो चल रही है बॉडी में, कि वायरस तो इन्फेक्ट कर ही रहा है बॉडी में, साथ में कोई बैक्टीरिया, कोई माइकोबैक्टीरियम है मान लो, है ना। जैसे कि क्या हो गया, एम ट्यूबरक्लोसिस, है ना, जिसकी वजह से टीबी होता है, ठीक है। वो वाले माइक्रोब्स भी अटैक, मतलब वो इंसान ऑलरेडी एक बीमारी से जूझ रहा है लेकिन अब वो और ज्यादा प्रोन हो जाएगा दूसरी बीमारियों के लिए, दूसरे पैथोजेंस और जल्दी अटैक कर पाएंगे क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम और वीक हो गया, ठीक है। तो वही यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है लाइफ साइकिल में। पता होना चाहिए क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, सिंपल है कि उसके पास अपना आरएनए था, उसने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके डीएनए बना लिया, और डीएनए बना के उसने पूरे होस्ट सेल्स को पूरा डिस्ट्रॉय करना चालू कर दिया, टी हेल्पर सेल्स का नंबर घटा दिया। नेक्स्ट पे आते हैं, यही पूरा डायग्राम है, रेट्रोवायरस है, ठीक है। रेट्रोवायरस कैसा है? रेट्रोवायरस में क्या है, प्रोटीन कोट है बस, और उसका प्रोटीन कोट को हम क्या बोलते थे, कैप्सिड, ठीक है। तो वही बता रहा है उसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए। जब भी कोई पैथोलॉजी होती है तो बेसिकली पैथोजन अपना इन्फेक्शियस जेनेटिक मटेरियल आगे ट्रांसफर करता है कि उसको बीमारी करो, ठीक है। उसका आरएनए था, नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट करेगा, वही बता रहा है पूरे में। एनिमल सेल में इसकी क्या, अब ये पूरा क्या है, इसका होस्ट है, ये इसका पूरा होस्ट है। तो एनिमल सेल के अंदर क्या है, बता रहा है कि एनिमल सेल के अंदर ये प्रोसेस चल रही है। तो वायरल आरएनए आ गया बॉडी में, कहाँ आया था, मैक्रोफेजेस के अंदर, या तो मैक्रोफेजेस के अंदर चल रही है ना पूरी मशीनरी, पहले तो मैक्रोफेजेस के अंदर आएगा, फिर जाके टी हेल्पर सेल्स को किल करता है ना। तो मैक्रोफेजेस के अंदर आया, वायरल आरएनए आ गया, ठीक है। वायरल डीएनए बनाना चालू होगा, किसके थ्रू, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू। पहले आरएनए था, अब डीएनए बन गया, कौन सा, वायरल डीएनए, वायरल डीएनए बनेगा पहले। तो वही बता रहे हैं, अब वायरल डीएनए कहाँ जाएगा, होस्ट के जीनोम में जाएगा, जो नॉर्मल ऑर्गेनिज्म है उसके जीनोम में जाएगा, उसके डीएनए को डिस्ट्रॉय करना चालू कर देगा, ठीक है। और अपने प्रोडक्ट्स बनाएगा, अपने मटेरियल बनाएगा पहले। न्यू वायरल आरएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय द इन्फेक्टेड सेल। अब जो इन्फेक्टेड, क्योंकि सेल भी पूरा इन्फेक्ट हो गया तो वो सिर्फ वायरस की बात मानेगा, न्यू वायरसेस, अब उसकी वजह से और ज्यादा वायरसेस बनेंगे, क्योंकि वायरस क्या कर रहा है, जेनेटिक मटेरियल बना के अपने सेल्स को मल्टीप्लिकेट कर रहा है, अपनी स्पीशीज को बढ़ा रहा है। तो वही ये कर रहा है, पूरा ये स्पीशीज को इंक्रीज कर लेगा। न्यू वायरसेस कैन इन्फेक्ट अदर सेल्स। अब जो दूसरे वायरसेस हैं वो बाकी सारे अदर जो भी सेल्स बॉडी में प्रेजेंट है उनको क्या करेंगे, वो इन्फेक्ट कर देंगे, यही बता रहा है। नोट क्या दे रखा है इन्होंने, इन्फेक्टेड सेल कैन सर्वाइव व्हाइल वायरसेस आर बीइंग रेप्लिकेटेड एंड रिलीज, कि नॉर्मल जो इन्फेक्ट हुए हैं ना सेल वो तो फिर भी बच जाएंगे, यही तो इसका पूरा मास्टरी है इस चीज में। मास्टरमाइंड क्यों है वायरस, क्योंकि इन्फेक्टेड जो सेल इन्फेक्ट हुए
वो फिर भी बच जाते हैं। लेकिन जो वायरस है ना बॉडी में एड्स के टाइम पे, वो बेसिकली रेप्लिकेट करना बंद नहीं करता, पूरे टाइम उसकी मशीनरी चल रही है, ठीक है, पूरे टाइम वो वायरस मल्टीप्लीकेट किया जा रहा है। तो इसीलिए तो दिक्कत होती है एड्स में, इसलिए बचाना मुश्किल होता है ना एड्स में, क्योंकि पूरे टाइम, ये इंपॉर्टेंट नोट है कि इन्फेक्टेड सेल्स फिर भी बच जाए, उसकी वजह से बॉडी बच जाती है, क्योंकि इन्फेक्टेड सेल्स सर्वाइव कर लेते हैं। लेकिन वायरस रेप्लिकेट करना बंद ही तो नहीं कर रहा है ना, जितना रेप्लिकेट करेगा उतना कुछ सेल्स बच जाएंगे, अब न्यू सेल्स को फिर से वो डिस्ट्रॉय कर देगा। तो वही चीज यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो ये पूरा कवर हो चुका है। अगर एग्जाम में एड्स आता है तो एड्स के बारे में पूरा डिटेल में लिख देना, साथ में ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है, काफी स्कोरिंग पार्ट हो जाता है, ठीक है, थ्योरी के आंसर्स लिखने के लिए। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है, यही है, द पर्सन एक्सपीरियंस पीरियड, सॉरी दिस इज पीरियड, ठीक है, पीरियड ऑफ फीवर। अब सिम्टम क्या होंगे एचआईवी वाले को, जिसको एचआईवी एड्स है उसे क्या होता है ना, अ मल्टीपल सिम्टम्स, बहुत सारे सिम्टम दिखने लगते हैं और बहुत सारी उसको पैथोलॉजी होने के चांसेस होते हैं, न्यूमरस पैथोलॉजी, बहुत सारी पैथोलॉजी उसको लग सकती है, क्योंकि बॉडी की इम्यून सिस्टम इतना वीक पड़ गया है ना कि उसको कोई भी पैथोजन आएगा और उसको अटैक कर लेगा, बहुत वीक है वो, ठीक है। तो न्यूमरस पैथोलॉजी होती है सच एज टीबी, ट्यूबरक्लोसिस होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो और भी आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हो। बाकी यही है कि इसको क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं, एक तो फीवर होता है, इसको डायरिया रहेगा, ठीक है। डायरिया क्यों होता है, पता है डायरिया क्यों होता है, वाटर कंटामिनेटेड फूड, उसकी वजह से भी। वेट लॉस हो जाता है इन लोगों में ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो ये जो पहला टाइम है, स्टार्टिंग के जो सिम्टम होते हैं एड्स के, उसमें क्या होता है, फीवर होना स्टार्ट हो गया, उसको डायरिया हो रहा है, उल्टियां हो रही हैं, ठीक है। साथ में क्या है, उसको वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है स्टार्टिंग में, ठीक है। अब बात आती है डायग्नोसिस का, कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे पता लगाएं कि इस इंसान को एड्स एचआईवी है कि नहीं है। तो उसके लिए टेस्ट होता है, नॉर्मल हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होता है, करवाते भी हैं ये लोग, ठीक है। क्या होता है, एलिसा एंजाइम, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं एग्जाम में, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बायोटेक्नोलॉजी में और डिटेल में पढ़ लेंगे कि व्हाट इज एलिसा, इसका प्रोसीजर क्या है। अभी बस इतना जान लो कि इसकी फुल फॉर्म क्या है और इसको हम किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, एचआईवी एड्स के। फिर आता है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये कोविड के टाइम पे बहुत यूज हुआ था। पीसीआर क्या करते हैं, जो भी जेनेटिक मटेरियल है किसी वायरस का, क्योंकि वो इजीली उसको हम डायग्नोस नहीं कर सकते, इसीलिए पहले उसको बहुत ज्यादा एम्पलीफाई किया जाता है, फिर पता लगाया जाता है। पहले उसके जेनेटिक मटेरियल को एम्पलीफाई करते हैं और फिर पता लगाया जाता है कि ये वायरस है, बैक्टीरिया है, क्या है। तो ये वायरस के केस में ज्यादा होता है यूज पीसीआर जो है, तो एचआईवी में इसको यूज कर रहे हैं। बाकी ये कोविड के टाइम पे भी बहुत ज्यादा यूज हुआ था, ठीक है, कोविड के टाइम पे भी बहुत यूज हुआ था। फिर वेस्टर्न ब्लॉटिंग होती है, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में है ये पूरा, ठीक है, पढ़ सकते हो इसको। ट्रीटेड विद एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स, एंटी रेट्रोवायरल क्या क्या ड्रग्स होती है जो कि रेट्रोवायरस को जाके किल करेंगी, उनके एंटागोनिस्टिकली वो वर्क करेंगी। वर्क अगेंस्ट, ऐसी ड्रग्स मार्केट में अवेलेबल होती हैं, वर्क अगेंस्ट रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस के अगेंस्ट काम कर रही है, ठीक है। तो वही बता रहा है, बट दैट इज ओनली पार्शियली इफेक्टिव, लेकिन सिर्फ आधा ही काम करती है, पूरी इतनी ज्यादा एफिशिएंट नहीं होती, थोड़ा ही काम करेंगी, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा ड्रग्स वगैरह थोड़ा कम बोलते हैं, मेडिकेशन कुछ खास दी नहीं जाती एड्स वालों को, ठीक है, क्योंकि वर्क उतना नहीं है। इट हैज नो क्योर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योर ही नहीं है एड्स एचआईवी का। मेडिसिन ले लो, पहला स्टेज देख लो, ठीक है, कितना उसको हम उसके सिम्टम को सप्रेस कर सकते हैं, क्योर नहीं है। तो ये हो गया एचआईवी। नेक्स्ट पे आते हैं। अब बात आ रही है कि हमें पता चल गया कि जो एड्स है उसका कोई क्योर नहीं होता, ठीक है, उसको ट्रीट नहीं कर सकते, उसके सिम्टम्स को हम सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ क्योर नहीं है। तो ऑब्वियसली ऐसे में क्या करना चाहिए, प्रिवेंट करने की कोशिश करनी चाहिए, कि पहले प्रिवेंशन देख लें, बोलते हैं ना प्रिवेंशन कुछ कर लेते हैं इसमें। तो क्या प्रिवेंशन हो सकता है एड्स का,
अवेयरनेस एंड प्रिकॉशंस आर द ओनली ऑप्शन टू प्रिवेंट एड्स। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि अवेयरनेस करनी है, लोगों को बताना है एड्स क्यों होता है, क्या होता है, लोगों को यही नॉलेज नहीं है, तो अवेयरनेस होनी चाहिए पहले लोगों में। नेको, नेको इंपॉर्टेंट है, सुना भी होगा, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एड्स कंट्रोल करती है। स्टार्ट हुई थी इंडिया में कब, 1991 में इन इंडिया, एंड मैनी अदर एनजीओ, इसके साथ बहुत सारे जो एनजीओ वगैरह हैं वो इसके साथ वर्क करते हैं, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी इसके साथ वर्क करते हैं, आर डूइंग अ लॉट टू स्प्रेड अवेयरनेस, मतलब वो अवेयरनेस फैलाने के लिए कर रहा है पूरा, ठीक है, ताकि लोगों को नॉलेज आए कि एड्स क्या होता है, क्या ऐसी स्ट्रेटजी है कि हम एड्स को प्रिवेंट कर सकते हैं अपने कम्युनिटी में। WHO has started a number of programs, बहुत सारे WHO ने स्टार्ट करे हैं, ठीक है, टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ HIV, ठीक है, HIV को प्रिवेंट करने के लिए बहुत ज्यादा अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो कोशिश करती हैं कि ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैलाई जा सके इसमें। सम मेन स्ट्रेटजीज ऑफ प्रिवेंशन आर, क्या स्ट्रेटजीज हैं, टू फॉलो सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्योंकि उसमें इन्फेक्टेड इंजेक्शंस लगते हैं, इन्फेक्टेड निडल्स का उसमें केस होता है, ठीक है, तो उसको अवॉइड करने के लिए उसने क्या बोला है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमें सेफली करना है, ठीक है, क्योंकि उसमें भी चांसेस होता है कि कैन्यूला वगैरह अगर लगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तो बेसिकली होगा क्या कि कुछ इन्फेक्शन वहां पे हो सकते हैं, तो उसको सेफ बनाने के लिए इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है टू यूज डिस्पोजेबल निडल्स, हर बार न्यू निडल्स यूज करनी है, ऐसा नहीं है कि एक ही पेशेंट को 4 लगा दी पहले वाली, वो नहीं करना, डिस्पोजेबल न्यू निडल्स यूज होनी चाहिए। टू डिस्ट्रीब्यूट फ्री कॉन्डम्स, ताकि कोई भी, ये एसटीडीज को भी प्रिवेंट करता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को भी ये प्रिवेंट करेगा, ठीक है, तो उसमें तो एड्स आता है ना। टू प्रिवेंट ड्रग एब्यूज, ड्रग एब्यूज भी कम हो रहा है फिर तो, है ना, उसमें क्या होगा कि अगर हम उसे बताएंगे कि अरे ये जो आईवी ड्रग्स तू ले रहा है इसकी वजह से तुझे एड्स होने के चांसेस हो, तो पहले तो वो इंसान डर जाएगा, है ना, तो फिर क्या पता वो उस चीज को मिनिमाइज कर ले, ठीक है, अपने ड्रग इनटेक को कम कर ले, ठीक है, तो ड्रग एब्यूज को भी कम करता है। प्रमोटिंग रेगुलर चेकअप्स, रेगुलर चेकअप करवाने चाहिए, एचआईवी का टेस्ट करवाना चाहिए पहली बात तो, ठीक है, फॉर एचआईवी इन सस्केप्टेबल पीपल, कि जिन लोगों में लगता है कि एचआईवी हो सकती है उनका टेस्ट करवाओ रेगुलर इंटरवल्स पे, ठीक है, तो हेल्थ चेकअप भी करवा लेना चाहिए, इंपॉर्टेंट होता है ऐसे जो न्यू डिजीज है जो कि आ रही है, जो कि एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, उनसे खुद को बचाने के लिए, अवॉइड करने के लिए इन डिजीज को, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये लिख सकते हो एग्जाम में अगर प्रिवेंशन आ जाए तो। नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है, तो बेसिकली ऑलमोस्ट एड्स के बारे में कंप्लीट कर चुके हैं, अब न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज ड्रग एब्यूज, ये लास्ट टॉपिक है शायद इस चैप्टर का, ठीक है, तो वही बता रहा है कि ड्रग एब्यूज होता क्या है, तो सुना होगा कि टीनेजर्स में ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि एज ही ऐसी है कि एक्सपेरिमेंट कर लो, फ्रेंड्स बोल लेते हैं कि अरे स्मोकिंग करके देख ले, है ना, तो वो चीजें इसमें बता रहा है कि ड्रग एब्यूज, क्योंकि ये भी हेल्थ से रिलेटेड बता रहा है, अगर वो ड्रग एब्यूज कर रहा है, ठीक है, ड्रग्स ले रहा है, अल्कोहल का सेवन कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है, तो बेसिकली वो अपने लंग्स खराब कर रहा है, अपनी बॉडी खराब कर रहा है, तो ये भी एक हेल्थ में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, ठीक है। द ड्रग्स विच आर कॉमनली अब्यूज्ड, कौन सी ड्रग्स हैं, कुछ ड्रग्स का तो हमें पता होना चाहिए, ताकि अगर हम कहीं देख लें किसी को यूज करते हो तो हम बता सकें कि अरे यार ये ड्रग्स ले रहा है, ठीक है, फिर हम उस इंसान को उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से बचा सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। लेकिन मान लो किसी को पता ही नहीं है, किसी को नॉलेज ही नहीं है ड्रग्स की, उसे पता ही नहीं चल रहा, उसके सामने कोई ड्रग्स ले रहा है उसको पता ही नहीं चल रहा, फिर है ना, तो फिर हम अवेयरनेस नहीं फैला सकते उसमें, ठीक है। तो पहला आता है ओपियोइड्स, कौन से ड्रग्स हैं जो नॉर्मली यूज होते हैं, ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स, कोका, एल्केलॉइड्स, ये होते हैं, ये कुछ पर्टिकुलर ड्रग्स हैं, इनके नेम लर्न करने हैं कि कौन कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जो कि ज्यादा यूज किए जाते हैं, ठीक है, तो ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स और कोका एल्केलॉइड्स, ये लर्न करना है। नेक्स्ट पे आते हैं ओपियोइड्स पे, ओपियोइड्स में क्या होता है, ओपियोइड्स आर द ड्रग्स which bind to which binds to, this is not bind to, correct it, bind to, ठीक है,
स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर, हमारी बॉडी में क्या होते हैं, ओपियोइड रिसेप्टर होते हैं जिसपे ये पहले बाइंड करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर जैसा ही वर्क कर रहे हैं ना थोड़ा सा, क्योंकि हमारे नर्वस सिस्टम से वर्क कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। प्रेजेंट इन आर नर्वस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड जीआईटी, जीआईटी में होता है। बेसिकली ओपियोइड रिसेप्टर किसके साथ वर्क करेंगे, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और जीआईटी से, ठीक है। तो जो भी होगा नर्वस सिस्टम पे अगर इफेक्ट डालेगा तो बेसिकली क्या होगा, एंजाइटी कम होगी, डिप्रेशन कम होगा, ओवर थिंकिंग कम करेगा इंसान, ठीक है। तो वही ऐसा कुछ हो रहा है कि सीएनएस के साथ वर्क करता है, सीएनएस में है हमारा ओपियोइड रिसेप्टर और जीआईटी में, उससे ये एक न्यूरल एक कनेक्शन प्रेजेंट है। अब एक आता है हीरोइन, हीरोइन तो दिस इज मूवी वाली हीरोइन नहीं है, ये एक केमिकल होता है, एक ड्रग होता है कॉल्ड स्मैक, स्मैक बोलते हैं इसको। ये बहुत आता है, इंपॉर्टेंट है कि ये होता क्या है, इसका केमिकल कॉम्पोजिशन पूछता है एग्जाम में। तो स्मैक होता है केमिकली डाइएसिटाइल मॉर्फिन, दो एसिटाइल ग्रुप होते हैं, मॉर्फिन ही नॉर्मल मॉर्फिन होता है, ठीक है। मॉर्फिन के साथ ही हमने क्या ऐड कर दिया, दो एसिटाइल ग्रुप ऐड कर दिए, दो एसिटाइल ग्रुप ऐड कर दिए, तो बेसिकली हुआ क्या, डाइएसिटाइल मॉर्फिन बन गया, दैट इज हीरोइन। अब ये होता क्या है, पूछते हैं इसका, व्हाइट होती है ये, ऑर्डरलेस होगी, कोई इसकी स्मेल नहीं होती, बिटर होती है, क्रिस्टलिन होती है देखने में, व्हाइट कलर का ऐसा नमक जैसा पाउडर होता है, लेकिन थोड़ा ज्यादा वो एक ज्यादा फाइन होता है, कंपाउंड होता है ये, ठीक है। तो वही बता रहा है कैसा कंपाउंड होता है, ऑर्डरलेस है, बिटर है, व्हाइट कलर का है और काफी फाइन पाउडर होता है, जैसे नमक दरदरा होता है, ये थोड़ा सा फाइन होता है, पाउडर जैसा होता है। एंड इज ऑब्टेन्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, मॉर्फिन में क्या बोला मैंने, मॉर्फिन प्रेजेंट है, उसी में दो एसिटाइल ग्रुप ऐड कर रहे हैं। अब पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, जब भी एसिटाइल ग्रुप किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में हम ऐड करते हैं, कंपाउंड में ऐड करते हैं, दैट इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिटाइलेशन। तो उसके साथ दो एसिटाइल ग्रुप हम ऐड कर रहे हैं, तो एसिटाइलेशन होगा किसका, मॉर्फिन का, तो क्या बनेगा, हीरोइन। एक्सेप्टेड फ्रॉम द लेटेक्स, अब ये कहां से मिल रहा है, लेटेक्स extracted, this is extracted, please correct it, extracted, ठीक है, फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट, लेटेक्स होता है पॉपी प्लांट का, वहां से पैपेवर सोमनीफेरम, नाम पता होना चाहिए पॉपी प्लांट का, मे बी आपके वाइवा में पूछ ले इसका कि पॉपी प्लांट होता है उससे ये मिलता है, वो तो ठीक है, लेकिन इसका साइंटिफिक नेम बताओ, तो पैपेवर सोमनीफेरम, नाम लर्न कर लेना, ठीक है। अच्छे से रिवाइज कर लेना, चैप्टर काफी स्कोरिंग है अगर अच्छे से पढ़ो तो इसको, ठीक है। हीरोइन इज अ डिप्रेसेंट, डिप्रेसेंट होता है, डिप्रेसेंट कौन होते हैं, डिप्रेशन हो रहा है भाई, ठीक है, होता है ना कि भाई आज तो बहुत डिप्रेशन हो रहा है, ये अगर ले लिया तो फिर डिप्रेशन नहीं होता, ठीक है। तो डिप्रेसेंट होते हैं ये, डिप्रेस करेंगे एंड स्लो डाउन बॉडी फंक्शंस, बॉडी के फंक्शंस को स्लो डाउन कर देंगे, कितनी भी आग लग रही हो आसपास, लेकिन ये डिप्रेसेंट ऐसा है कि उस इंसान को फिर फर्क नहीं पड़ेगा आसपास की कंडीशन से। ये जो ड्रग्स होते हैं ये नर्वस सिस्टम के साथ डील करते हैं, जो लोग ड्रग्स ले रहे होते हैं वो क्या बोलते हैं, मान लो एल्कोहल वगैरह किसी भी प्रकार का कोई नशा कर रहा है, वो क्या बोलता है कि ना हमको लाइफ में बहुत दुख दर्द है, इसीलिए दुख दर्द क्यों है, क्योंकि नर्वस सिस्टम वर्क कर रहा है हमारा, ठीक है। तो उसी को डील करने के लिए ये लोग ड्रग्स ले रहे हैं, ऐसा ये लोग एक्सक्यूज देते हैं, बट ड्रग्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ एट ऑल, ठीक है। तो स्लो डाउन कर देते हैं बॉडी की एक्टिविटी को, साथ में ये क्या कर रहा है, डिप्रेसेंट है, ठीक है, डिप्रेस कर देगा, जो भी बॉडी फंक्शंस को स्लो डाउन कर रहा है दैट इज नोन एज डिप्रेसेंट। तो ये हो गया हीरोइन के बारे में। नेक्स्ट पे आते हैं, लर्न कर लेना इसको, यही बता रहा है मॉर्फिन का स्ट्रक्चर है, ये नॉर्मल मॉर्फिन का स्ट्रक्चर है। अब इसी स्ट्रक्चर में दो एसिटाइल ग्रुप ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, हीरोइन बन जाएगा, है ना। तो वही ये बता रहा है, ये उसका स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर मे भी एग्जाम में ऐसे दे और पूछे कि ये क्या है, तो आप उतना लर्न कर लेना, ठीक है, कि कैसे बनता है इसको, क्योंकि केमिस्ट्री हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ये लर्न करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। ओपियम पॉपी, ये पॉपी प्लांट है, कौन है ये पॉपी प्लांट, पिंक कलर का, देखने में इतना सुंदर लग रहा है बट कितनी दिक्कत कर रहा है, ड्रग दे रहा है हमको। पॉपी प्लांट दैट इज पैपेवर सोमनीफेरम। तो वही ये बता रहा है
कि ये क्या है। तो आप मे भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दे दे कि ये केमिकल किसका केमिकल है, कंपाउंड किसका बना हुआ है बताओ, ड्रग्स में से भी कौन सा ड्रग्स है, एमसीक्यू के फॉर्म में दे दे, लेबल करने के लिए दे दे, साथ में ऐसा भी डायग्राम दे सकते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है कि कैसा इसमें होने वाला है। तो बेसिकली ये डायग्राम आपको दे सकते हैं और उसमें पूछ सकते हैं कि ये कौन सा प्लांट है। ओके, इट इज एन इफेक्टिव सेडेटिव। क्या है ये? डिप्रेसेंट है, बॉडी की एक्टिविटीज को स्लो डाउन कर देगा। किसकी तरह काम कर रही है? एनेस्थीसिया की तरह। तो पेन किलर की तरह काम करेगा। जो हम सिर दर्द वगैरह की दवाई लेते हैं पर पेन किलर्स उसमें मॉर्फिन होता है, ठीक है, तो मॉर्फिन पेन किलर्स में भी प्रेजेंट होगा। यूज बाय पेशेंट्स हु अंडरवेंट सर्जरी। तो एनेस्थीसिया की तरह सेडेटिव बॉडी के फंक्शन को एकदम स्लो डाउन कर देगा। होता है ना किसी की सर्जरी हो गई है तो फिर उसको बेसिकली ये दवाइयां दी जाती है ताकि वो पूरे दिन बस सोता रहे, उसको कोई पेन ना हो, ठीक है, होता है ना ऐसा। तो यही सेडेटिव का काम करेगा। साथ में सेडेटिव का काम कैसे कर रहा है? स्लो डाउन बॉडी फंक्शंस, पूरे दिन बस वो सोता ही रहेगा इंसान। बॉडी फंक्शंस स्टेरॉइड्स की तरह थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और पेन किलर भी कैसे है? पेन कम करेगा, मॉर्फिन, लाइक ये किसमें होता है? हेडेक की जो दवाइयां होती हैं, मेडिसिन फॉर हेडेक, हेडेक के टाइम पे भी इसको दिया जाता है। उसके केमिकल कंपोजिशन में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। मोड ऑफ इनटेक कैसे लेते हैं इसको? ड्रग का बता रहा है भाई कि ड्रग्स का अब्यूज कैसे करते हैं लोग, ताकि हमें देखने से पता चल जाए। हमारे सामने कोई ड्रग्स ले रहा है तो हम एटलीस्ट आइडेंटिफाई कर सके ही इज नॉट डूइंग गुड, ठीक है, फॉर हिज हेल्थ। इंजेक्शन हो गया, स्नॉटिंग हो गया। स्नॉटिंग का मतलब क्या है? उसको इनहेल कर रहा है, देखा है ना, इनहेल कर रहे होते हैं बैठ के, कहीं ना कहीं देखा होगा। इंजेक्शन, आईवी इंजेक्शन ले सकते हैं, खुद को इंजेक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे इंजेक्शन खरीदते हैं ये लोग, आईवी इंजेक्शन, और बस बैठ के खुद को इंजेक्ट कर रहे होते हैं और ड्रग्स ले रहे होते हैं, ठीक है। तो वही बता रहा है कि इंजेक्शन हो गया, स्नॉटिंग हो गया। नेक्स्ट, ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा कौन सा वाला? ओपियोइड्स वाला। नेक्स्ट पे आते हैं कैनाबिनॉइड्स। ये दूसरे टाइप के ड्रग्स हैं। पहला एक हो गया ओपियोइड्स, ये दूसरे टाइप का ड्रग है, दैट इज कैनाबिनॉइड्स। इसमें क्या होगा? कैनाबिनॉइड्स इंटरेक्ट विद कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स। कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स होते हैं, पता होना चाहिए कौन से रिसेप्टर्स के साथ काम कर रहा है, जिसका जो नाम है उसी के आगे रिसेप्टर लगा देना। इतना ही इजी वे है लर्न करने का। प्रेजेंट प्रिंसिपली इन द ब्रेन, ब्रेन के अंदर है। बताया ना कि ये होते कहाँ है? नर्वस सिस्टम पे ये काम करेंगे। नर्वस सिस्टम के जो फंक्शंस हैं उनको या तो हाई कर देंगे या फिर डिप्रेस कर देंगे। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं। नेचुरल कैनाबिनॉइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो कि एनवायरनमेंट से ही मिलेंगे, फ्रॉम द इन्फ्लोरोसेंस ऑफ द प्लांट कैनाबिस सटाइवा। कैनाबिस सटाइवा होता है, उसका जो इन्फ्लोरोसेंस होता है उससे मिलता है, पूरे प्लांट से ही मिलता है, मतलब एक तरह से उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उससे हम अलग अलग टाइप का यहाँ पे बना सकते हैं। व्हाट, क्या बना सकते हैं? कैनाबिनॉइड्स। तो वही बता रहा है क्या है? ब्रेन है, ब्रेन में क्या है? कैनाबिनॉइड रिसेप्टर है, और उसके साथ ये रिसेप्टर अटैच होके कैनाबिनॉइड इस पे वर्क करते हैं, पता होना चाहिए ये चीज। नेक्स्ट पे आते हैं द फ्लावर टॉप लीव्स। पूरा फ्लावर जो होता है कैनाबिनॉइड जो प्लांट है इसका, उसकी जो टॉप की जो उसके टिप पे लीव्स है उससे, ठीक है। साथ में द रीजन व्हाट इज दिस इज रेजिन, ठीक है। रेजिन क्या है? एक प्लांट प्रोडक्ट है, मेटाबोलाइट्स का पार्ट है। तो रेजिन ऑफ कैनाबिस प्लांट, कैनाबिस प्लांट होता है, इससे मिलता है। एक तो इसकी टॉप की लीव्स जो इसकी टिप पे है, स्टेम की शूट टिप पे जो लीव्स प्रेजेंट है उससे, साथ में जो इसका रेजिन होता है, आर यूज्ड इन वेरियस कॉम्बिनेशंस टू प्रोड्यूस मैरिजुआना। बेसिकली क्या करते हैं, उसके साथ अलग अलग चीजें ऐड की जाती हैं ताकि और टाइप के ड्रग्स बन सके, जैसे कि मैरिजुआना, हशीश, चरस, गांजा, ठीक है। नेम सुने होंगे, कहीं तो सुने होंगे, ये ड्रग्स के ही नेम है। तो वही बता रहा है कि कैनाबिस के साथ ही अलग अलग टाइप का इसमें कॉम्बिनेशन करके ये लोग क्या बनाते हैं? ये इन टाइप के ड्रग्स बना देते हैं। अब ये क्या करेगा? क्या इसके इफेक्ट्स हैं?
कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सीवीएस पे इफेक्ट डालेगा, हार्ट बीट। अगर ये सीवीएस पे वर्क करेगा तो बेसिकली हाइपरटेंशन को कम कर सकता है, अगर किसी इंसान को हाइपरटेंशन है, ठीक है, तो सीवीएस पे कुछ वर्क ये करेगा। कार्डियोवास्कुलर पे, हार्ट रेट पे इसका कुछ इफेक्ट होगा, है ना, तो वही ये बता रहे हैं। मोड ऑफ इनटेक, कैसे इसको ड्रग अब्यूजर्स अब्यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, इनहेलेशन के थ्रू, नॉर्मल इनहेलेशन स्नॉटिंग की तरह, ठीक है, ओरल डाइजेशन, मेडिसिन की तरह टैबलेट्स आती हैं, टैबलेट्स की फॉर्म में भी ले सकते हैं इसको। अब टैबलेट्स खरीद रहे हैं तो घर वाले सोचते होंगे अरे दवाई ले रहे हैं, अरे वो ड्रग ले रहे हैं, ठीक है, ड्रग्स की फॉर्म में। These days they are also being abused by some sports person, athletes जो basically होते हैं, एथलीट्स का तो नाम ही बदनाम है, इतनी ज्यादा ये ड्रग अब्यूज कर, डोपिंग करते हैं ना ये लोग, है ना, तो वही बता रहा है कि बेसिकली क्या करते हैं, ड्रग्स लेते हैं उस टाइम पे। तो कौन सी ड्रग्स ले रहे हैं ये, कैनाबिनॉइड्स, ये लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, क्या रह गया है, अब थर्ड टाइप के हैं, दो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ओपियोइड, कैनाबिनॉइड, कौन से रिसेप्टर पे काम करते हैं, उसका क्या इफेक्ट होता है, ठीक है, कौन सी बॉडी पार्ट पे वो इफेक्ट करेंगे, कौन से सिस्टम पे इफेक्ट करेंगे, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो पता होना चाहिए, ठीक है, मोड ऑफ इनटेक पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं हम, दैट इज कोका एल्किलॉइड, कोकेन जिसको हम बोल रहे हैं, कोकेन, कोका एल्किलॉइड और कोकेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोका प्लांट। कोका प्लांट है, जैसे पॉपी प्लांट था, ठीक है, कैनबिस प्लांट था, लेकिन उसका हमें क्या पता लगाना है, उसका साइंटिफिक नेम इरिथ्रोजाइलम कोका, ये इसका नेम है, साइंटिफिक नेम है, ये इसका बड़ा सा नेम है, और ऐसे समझ लो वो उसका निक नेम है, कोका प्लांट तो ऐसे लोकल नेम में बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, कोका एल्किलॉइड इंटरफेयर विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन। हमारी बॉडी में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, सुना होगा, डोपामिन। तो ये क्या करता है, डोपामिन का जो सर्कुलेशन बॉडी में हो रहा है, उसका जो एक ट्रांसफर चल रहा है, ठीक है, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन बॉडी में चल रहा है, ये क्या करता है, उसके साथ एक मॉडिफिकेशन करता है, उसको चेंज करने की कोशिश करता है, कौन, जो ये कोकेन है। कोकेन फैमिली कॉल्ड एज कोक, कोक होता है, क्रैक होता है, दो है कोकेन, एक कोक है और एक क्रैक है। मोड ऑफ इनटेक क्या होगा, स्निफिंग, स्निफिंग जैसे डॉग्स वगैरह करते हैं, स्निफ कर रहे हैं, कैसे सूंघते हैं वो, स्निफ, वो उस टाइप का जो एक सूंघना होता है उसको हम स्निफिंग बोलते हैं। दूसरा होता है स्नॉटिंग, स्नॉटिंग का मतलब होता है यहाँ पे ये इधर थोड़ा सा पुट करके फिर उसको सूंघ रहे होते हैं, एक लॉन्ग प्रोसेस है इनहेलेशन की, पता होना चाहिए ताकि उसको एग्जामिन कर सको। स्निफिंग हो गया, स्नॉटिंग हो गया। नेक्स्ट आते हैं, इट हैज अ पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन। अब इसका इफेक्ट क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है, प्रोड्यूसिंग अ सेंस ऑफ यूफोरिया। उस इंसान को भले ही आग लग रही हो आसपास, उसको ऐसा लगेगा नहीं जी सब कुछ अच्छा चल रहा है। यूफोरिया क्या होता है, व्हाट इज यूफोरिया, गाना नहीं है ये, हॉलीवुड सॉन्ग सुनने वालों, गाना नहीं है ये। यूफोरिया इज सेंस ऑफ वेलबींग। उसको लगता है आसपास कितनी भी दिक्कत हो रही हो, नहीं जी सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो पॉजिटिविटी नहीं है, उसने ड्रग लेके आया है वो आदमी, ठीक है। तो वही बता रहा है कि होता क्या है कि यूफोरिया की फीलिंग आती है। तो अगर कोई ऐसा इंसान दिख रहा है कि भाई आसपास तो इतनी प्रॉब्लम हो रही है तब भी बहुत खुश है, एकदम अच्छे नशे करके आया है वो, तो बेसिकली समझ जाना कि उसने ये कोकेन लिया है, ठीक है, इसका अब्यूज किया है, एनर्जी बढ़ा देता है, पूरी एनर्जी के साथ काम करेगा वो, ठीक है, अपने दुख दर्द भुला के सब कुछ। एक्सेसिव डोसेज ऑफ कोकेन कॉजेज हेल्यूसिनेशन, ज्यादा अगर कोकेन ले लिया, ज्यादा ये वाला ड्रग ले लिया, तो उसके इसमें उस इंसान को क्या हो सकते हैं, हेल्यूसिनेशंस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हेल्यूसिनेशंस हो सकते हैं, ठीक है। हेल्यूसिनेशंस भी कैसे हो रहे हैं कि बेसिकली उसको कुछ चीजें वो अपने आसपास की चीजों से बात करने लग जाएगा, कि उसके पास नॉन लिविंग चीजें रखी हुई है, बोतल रखी है, उससे बात कर रहे हैं, हाँ जी भाई कैसा है, बोतल से बात कर रहे हैं, तो ये होते हैं हेल्यूसिनेशंस। हेल्यूसिनेशंस का मतलब लिख लो, टॉकिंग abnormally to the नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब जो चीजें बात नहीं कर सकती, जो चीजें प्रेजेंट भी नहीं है, उनसे भी ये बात कर रहा है, ठीक है।
और कुछ चीजें हैं नहीं, मान लो कि खड़ा है नॉर्मल और ये वाला ड्रग अब्यूज करके आया है, खड़ा है नॉर्मल, नॉर्मल सिचुएशन है, तो भी उसको सांप दिख रहे हैं, सांप उससे बात कर रहा है, ठीक है, उसको सांप ने काट लिया, वैसे ड्रामे करेगा सामने से, ठीक है, तो ये ऐसे करता है, हेल्यूसिनेशंस भी कॉज करेगा। अगर ज्यादा डोसेज होगी तो हेल्यूसिनेशन कॉज करेगा, कम है तो यूफोरिया, ठीक है, अगर कम है तो सिर्फ यूफोरिया रहेगा, ज्यादा डोसेज कर ली तो उस केस में क्या है, क्या हो गया, उसको हेल्यूसिनेशंस हो सकती है, तो वही ये बता रहे हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, यही डायग्राम दे रखा है, कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल, उसका भी स्केलेटल स्ट्रक्चर है कि ऐसा दिखता है नॉर्मल, कैनाबिनॉइड है, क्या है इसमें, अल्कोहल ग्रुप है, दूसरा अल्कोहल ग्रुप है, एक बेंजीन रिंग लगा रखी है, उसी में कुछ, मतलब इसका पूरा नाम बेंजीन से रिलेटेड ही कुछ आएगा ना, मतलब वो कर सकते हो, नॉमेनक्लेचर आता होगा, ठीक है। अब कैनबिस सटाइवा क्या है, नॉर्मली कैनबिस प्लांट, कैनबिस प्लांट, और बेसिकली इससे हमें मिल क्या रहा है, कैनाबिनॉइड्स, कैनाबिनॉइड्स किस पे वर्क कर रहे थे, सीवीएस पे वर्क कर रहे थे, उसका मोड ऑफ इनटेक पता होना चाहिए, सारी प्रोसेस हमें पता होनी चाहिए, उसकी पूरी डिटेल, एग्जाम में आ गई तो एटलीस्ट अटेम्प्ट कर सकें, तो ये डायग्राम आ सकता है एग्जाम में, तो उसको हम अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, हमें पता होगा कि हाँ जी ये कैनाबिस प्लांट है, ये पोपी प्लांट है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट पे आते हैं, मॉर्फिन, मॉर्फिन के बाद में दोबारा कहानी दे दी उन्होंने, क्या होता है मॉर्फिन में, सारा एनसीईआरटी बेस्ड है, इसको अगर पढ़ लो तो मोर देन सफिशिएंट मार्क्स आ जाएंगे, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, 95% भी ला सकते हो अगर अच्छे से पढ़ो तो, साथ में एनसीईआरटी भी रीड करनी है। इज अ वेरी इफेक्टिव सिडेटिव, सिडेटिव तो होती है, पेन किलर तो पता ही है, लेकिन इसको अब्यूज लोग बहुत ज्यादा करते हैं, एज अ पेन किलर भी अब्यूज कर रहे हैं, अगर हम अपनी बताएं ना तो हमें सर दर्द हो नहीं रहा उतना, उतनी पेन किलर खाए जा रहे हैं, सेरोडोन है इसीलिए तो बंद हो गई ना मार्केट में, क्योंकि लोग उसका ज्यादा यूज करने लग गए थे, ठीक है, तो वही बात है कि अब्यूज इसको ज्यादा कर रहे हैं एज अ पेन किलर भी, सिडेटिव पेन किलर की बॉडी के फंक्शंस एकदम ही स्लो डाउन कर रही है, तो भाई थोड़ा लाइफ में टेंशन आया नहीं, पेन किलर ले ली, दर्द हुआ नहीं, पेन किलर ले ली, सो रहे हैं आराम से, ठीक है, ऐसे नहीं करना है, तो वो इसका एक डिसएडवांटेज है मॉर्फिन का। सम प्लांट विद हेल्यूसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज, कुछ प्लांट्स होती हैं जिनको अगर अगर बेसिकली उनका इंटेक कर लिया, जैसे भांग वगैरह होती है, होली वगैरह में लोग इंटेक करते हैं, तो उसमें दतूरा वगैरह डाला जाता है, एट्रोपा बेलो बेलाडोना, दिस इज बेलडोना नहीं होता, एट्रोपा बेलाडोना, इसकी वजह से बेलाडोना पॉइजनिंग होती है, इसका नाम थोड़ा सा अजीब है, लर्न कर लेना। दतूरा भांग वगैरह में डाली जाती है, तो बेसिकली क्या होता है कि उसको पीने के बाद इंसान ऐसे ही हिल डुल रहा है, ठीक है, कैसी भी मूवमेंट कर रहा है, हेल्यूसिनेशंस उसको बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि इनकी हेल्यूसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत ज्यादा हेल्यूसिनेशंस हो जाएंगी उसको, ठीक है, बहुत ज्यादा उसको हेल्यूसिनेशंस होने लगेंगी, वही ये बता रहे हैं। फिर दतूरा में भी यही है, दतूरा का भी सेम केस है कि भांग वगैरह जो भी चीजें होती हैं उसमें इसको डाला जाता है, इसके पत्ते जो भी होते हैं पीस के डाले जाते हैं, और बेसिकली क्या होता है कि उसकी वजह से हेल्यूसिनेशंस होने लगती है, इंसान को आसपास की चीजों से बात कर रहा है, रो रहा है, हंस रहा है, तो अब नॉर्मली एक सिचुएशन होती है। नेक्स्ट पे आते हैं, ये रहा, ये दतूरा का प्लांट है, देखा भी होगा, ठीक है, दतूरा तो नॉर्मली दिख जाता है शिवरात्रि वगैरह अगर उस पे, तो ये दतूरा का प्लांट है, इसके लीव्स होते हैं, बेसिकली फ्लावर भी होते हैं इनपे, एक फ्लावर दिख गया है और साथ में ये लीव्स प्रेजेंट है, दीज आर द लीव्स, ठीक है, तो इसको नॉर्मली हम एग्जामिन कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, टोबैको, तो बेसिकली जितने भी ड्रग्स थे वो हमने कवर कर लिए, ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स, कोका एल्कलॉइड्स, कोकेन, ठीक है, ये सारा पढ़ लिया। अब आते हैं, क्योंकि ड्रग अब्यूज में एक तो हो गया ड्रग्स, ठीक है, ड्रग्स हमने पढ़ लिया, अब लोग और किस प्रकार से ड्रग अब्यूज कर सकते हैं, टोबैको खा सकते हैं, ठीक है, तो टोबैको में क्या है, जो टोबैको का सेवन कर रहे हैं उसमें क्या है, पहली बात तो टोबैको जो होता है ना उसमें निकोटिन होता है, हमारी बॉडी में निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं मसल्स के, अभी बताऊंगी क्या होता है, निकोटिन एल्कलॉइड होता है एक, और एक किसमें प्रेजेंट है, टोबैको में। निकोटिन स्टिमुलेट्स एड्रिनल ग्लैंड, पहले क्या करता है, एड्रिनल ग्लैंड को ये स्टिमुलेट कर देता है, हमारी किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स, इन बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करेंगे, एड्रिनलिन,
नॉर एड्रीनलिन, ये सब रिलीज एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन। अब ये दोनों क्या होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक और नॉन पैरासिम्पैथेटिक के हॉर्मोन्स हैं, है ना, वही बता रहा है। इनटू ब्लड सर्कुलेशन, इनको रिलीज करवा देगा, बोथ ऑफ विच रेज ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज हार्ट रेट। अब क्या है ये, क्योंकि ये किसके हैं, सिंपैथेटिक सिस्टम के हैं। जब सिंपैथेटिक होता है ना तब ये इसको स्टिमुलेशन देता है। सिंपैथेटिक अगर नर्वस सिस्टम है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में पढ़ा था फाइट और फ्लाइट सिचुएशन होती है, तो सब ये बढ़ा देगा, हार्ट रेट बढ़ा देगा, ठीक है, ये सारी चीजें। तो बेसिकली होगा क्या कि हार्ट रेट बढ़ जाता है इस केस में, जब ये रिलीज होता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा। इंक्रीज क्या करता है, हार्ट रेट को, तो बीपी बढ़ गया उस इंसान में। होता है ना, जो लोग टोबैको ज्यादा खाते हैं उनको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, वो अभी तो नॉर्मल बात कर रहे हैं लेकिन अचानक तुम्हें कब डांटने लग जाएंगे तुम्हें भी नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो यही होता है कि बेसिकली उनका बीपी अब नॉर्मली इंक्रीज कर जाएगा, हाइपरटेंशन भी हो सकती है उस केस में, हार्ट रेट इनका बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा। तो वही ये तुमको बता रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या है, स्मोकिंग ऑफ टोबैको। कुछ लोग टोबैको को स्मोक करते हैं, इज एसोसिएटेड विद, ये वाला था सिर्फ कि नॉर्मली खा रहे हैं, ये है स्मोकिंग कर रहे हैं टोबैको की, ठीक है। अभी भी गांव साइड में है, हुक्का पीते हैं लोग, वही चीजें हैं ये। एसोसिएटेड विद इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ कैंसर, सबसे पहली चीज तो कैंसर होता है, टोबैको के पैकेट पे भी बना होता है कि इसे सेवन मत करो, कैंसर हो सकता है इससे, ओरल कैंसर के चांसेस होते हैं। टोबैको से कौन सा हो सकता है, ओरल कैंसर, कैंसर पता होना चाहिए, चीजें नॉर्मल है। कैंसर ऑफ लंग, लंग कैंसर हो सकता है। अब ये क्या कह रहा है कि अगर ओरली ले रहे हैं ना टोबैको को तो सिर्फ ओरल कैंसर का चांस है, ठीक है। स्किन कैंसर हो गया, बाहर हो गया, इधर हो गया, ठीक है, इधर है। अगर बात करें कि उसको तुम स्मोक, उसको जला के, जैसे हुक्का वगैरह के केस में होता है कि जला के उसे तुम तब इनहेल कर रहे हो, तो बेसिकली होगा क्या कि क्योंकि इनहेल कर रहे हो तो कैंसर सिर्फ ओरल कैविटी का नहीं होगा, लंग्स तक जा रही है उसकी, जितनी भी हानिकारक जो उसकी पार्टिकल्स हैं लंग्स तक जा रही है, तो रेस्पिरेटरी कंडीशंस हो सकती हैं। रेस्पिरेटरी कंडीशंस उसको हो सकती है क्योंकि लंग्स तक जा रही है। तो वही ये कह रहा है कि लंग कैंसर हो सकता है, लंग में ब्रोंकाइटिस हो सकता है उसको, वही बता रहा है। एल्वियोलाई जो है उसकी वॉल पे थोड़ा सा डिजनरेशन हो सकता है, लंग कैंसर की बात है। देन आता है यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर होता है, इसके साथ थ्रोट का हो सकता है, ओरल कैविटी का होता है। तो कैंसर्स के याद होने चाहिए, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकियोल्स। तो किसका है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का है, तो ये होता है, तो ब्रोंकियोल्स का वहां पे इन्फ्लामेशन हो जाएगा। एम्फिसिमा होता है, ये भी एक रेस्पिरेटरी कंडीशन है, ठीक है। एल्वियोलर वॉल्स में डिजनरेशन होना चालू हो जाता है। देन कोरोनरी हार्ट डिजीज, सीएचडी भी हो सकता है, हार्ट भी खराब हो सकता है, लंग, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम गया उस इंसान का, ठीक है। अलग अलग टाइप के कैंसर हो रहे हैं उसको, साथ में और क्या होगा उसको, बेसिकली हार्ट डिजीज भी उसको लग सकती है, सीएचडी हो सकता है, कोरोनरी हार्ट डिजीज, सीएचडी होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है, अल्सर बन सकता है उसकी बॉडी में, क्योंकि जितनी हानिकारक वो पार्टिकल्स को इनहेल कर रहा है बॉडी पे भी तो इफेक्ट होगा ना। तो वही चीज है कि पूरा उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब हो गया, फिर उसको गैस्ट्रिक अल्सर हो रहा है, ठीक है। साथ में उसकी हार्ट, जो हार्ट है, हार्ट में भी 100 तरह की डिजीज लगने के चांसेस होते हैं। तो ये हो गया टोबैको के बारे में। नेक्स्ट पे आते हैं, ओके यही है, अल्कोहल की बात कर रहे हैं। एक हो गया टोबैको, खत्म हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं कि एडोलसेंस जो भी लोग हैं, टीनेजर्स वगैरह, उनमें अल्कोहल का काफी चल जाता है, तो अल्कोहल लोग ज्यादा सेवन करते हैं, जरूरी नहीं है सिर्फ टीनेजर्स, सब एज ग्रुप के लिए है ये। तो अल्कोहल का क्या है, अल्कोहल में भी, अल्कोहल का भी अब्यूज होता है, यूज ऑफन टर्न्स टू अब्यूज। अब अल्कोहल के केस में क्या होता है, पहले सिर्फ अब्यूज कर रहे होते हैं, फिर उसका एडिक्शन लग जाता है, उसकी आदत पड़ जाती है, और जब एडिक्शन छुड़ाने की कोशिश की जाती है तो स्टार्टिंग में कुछ विड्रॉयल सिम्टम्स आते हैं, ठीक है, तो सिम्टम्स आते हैं। तो वही ये कह रहा है कि स्टार्ट करते हैं सिर्फ उसका इलीगल यूज से, कि हमें पता भी नहीं है मतलब, और नॉर्मली यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब कब कब में वो आदत बन जाती है पता भी नहीं चलता, तो वही हो रहे हैं। अडोलसेंस मीन्स बोथ आर पीरियड, क्योंकि ये किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, टीनेजर्स के।
तो एडोलेसेंस के बारे में बता रहे हैं पहले कि कौन सा टाइम में पीरियड है, साथ में प्रोसेस है। बोलते हैं ना कि जो टीनेजर का टाइम है, टीनेज वाला टाइम है हमारा, उसमें या तो अपनी लाइफ बिगाड़ लो या फिर संवार लो, है ना। तो वही ये बता रहा है कि पूरा टाइम ऐसे होता है कि एक टाइम भी है, साथ में प्रोसेस भी है, ठीक है। इसमें पूरी प्रोसेस हो रही होती है कि या तो हम इस टाइम पे अपने करियर में एक्सेल कर लें, अगर कुछ अच्छी आदतें, कुछ अच्छी हैबिट्स अपने हमने अपनाई, तो नहीं की तो फिर भगवान भरोसे हैं। तो वही यहाँ पे हो रहा है, विच अ चाइल्ड बिकम्स मैच्योर, मैच्योर होता है पहले इन टर्म ऑफ हिज हर एटीट्यूड, अपने जो उसका एटीट्यूड है उस हिसाब से, बिलीव्स होते हैं उसके कुछ, एंड बिलीव्स फॉर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ सोसाइटी। अब क्योंकि टीनेज में आ गया तो खुद को बड़ा समझने लगते हैं, पहले सोचते हैं अब तो हम बड़े हो गए, मम्मी पापा ज्यादा मत समझाओ, हम बड़े हो गए, है ना। तो ये चीज उनमें होती है, ठीक है। तो वही ये बता रहा है कि अब वो स्टार्ट करते हैं सोसाइटी में अपना पार्टिसिपेशन देना। सोसाइटी में मान लो कल तक बच्चे थे, बोलते तो तुम मत बोलो, अब अच्छी खासी एज हो गई तो बोल सकते हैं, ठीक है। तो उनको लगता है कि अब हमारा भी एक टाइम आ गया कि हम भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू सामने रख सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं सोशल डिस्कशंस में। 12 to 18 years of age may be thought of adolescence period। पता है भाई, सबको पता है टीनेज वाला टाइम होता है 12 से 18 वाला, ठीक है। adolescence is accompanied by several biological and behavioral changes। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, पढ़ाए जाते हैं प्यूबर्टी वाले चैप्टर में, इसको करेक्ट कर लेना, दैट इज अकम्पनीड, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी ना थोड़ी सी, ठीक है। साइंस पढ़ रहे हैं तो क्या स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी वहां पे, ठीक है। तो वही बता रहे हैं, तो क्या क्या होते हैं, एक तो होते हैं बायोलॉजिकल, जो कि बॉडी में ही चेंज आ रहे हैं हमारे, ठीक है, नॉर्मली पता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, वही है यहाँ पे बायोलॉजिकल का मतलब, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। फिर बात करते हैं बिहेवियर में, देखा होगा ना कि जैसे टीनेज में कुछ बच्चे हैं, इतना गुस्सा आ रहा है, सबसे लड़ाई करते फिर रहे हैं, एग्रेसिव ज्यादा हो जाते हैं इस टाइम पे, ऐसा लगता है कि बस हम ही है इस दुनिया में, हम ही करेक्ट है। तो बिहेवियर में भी चेंज आते हैं लोगों के। सबसे पहले चीज आती है क्यूरोसिटी, नए नए एक्सपेरिमेंट करने का मन करता है इस टाइम पे। नीड फॉर एडवेंचर, लोग सोचते हैं एडवेंचर करने जाएंगे लेकिन खुद ही फंस जाते हैं। एक्साइटमेंट रहती है, और एक्सपेरिमेंटेशन की आदत होती है, हर चीज में एक्सपेरिमेंट की, अरे कभी स्मोक नहीं किया था, चलो आज स्मोक करके देखते हैं, कभी अल्कोहल नहीं पी थी, आज अल्कोहल पी के देखते हैं। लेकिन अगर उसका एडिक्शन लग गया, चलो एडिक्शन भी नहीं लगा, उसकी वजह से हेल्थ पे कोई इश्यू आ गया, तो कौन बचाएगा। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट अवॉइड करो यार, जो जिंदगी के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं, जिंदगी खत्म है। कॉन्स्टिट्यूट कॉमन कॉजेज विच मोटिवेट यंगस्टर्स टुवर्ड्स ड्रग एंड अल्कोहल यूज। अब क्या करते हैं, आसपास के फ्रेंड्स ही करते हैं ये चीज, है ना। तो वही ये बता रहा है कि यंगस्टर को मोटिवेट करता है कि उसके अंदर क्यूरोसिटी रहती है नई नई चीज जानने की, कि स्मोकिंग करते तो हैं लेकिन कैसे करते हैं। अब उसने खुद स्मोकिंग करना चालू कर दिया, स्टार्ट सिर्फ एक क्यूरोसिटी से होता है, लेकिन एक्सपेरिमेंटेशन कर करके खुद की जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं यंगस्टर्स, जो कि अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, और क्या चीजें हैं। एडिक्शन लग जाएगी, अल्कोहल के केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि एडिक्शन लग जाती है, फिर उसे छोड़ना मुश्किल होता है। एडिक्शन इज साइकोलॉजिकल अटैचमेंट, एडिक्शन की डेफिनेशन दे रखी है कि साइकोलॉजिकली किसी चीज पे हम डिपेंड हो गए हैं, कि भाई वो नहीं तो हम भी नहीं, ठीक है। कि होता है ना, जिसको एडिक्शन है उसको फर्क ही नहीं पड़ता, उसके घर वाले इतना ज्यादा सफर कर रहे हैं, उसका क्या है, पैसे कमा भी रहे तो घर वालों को नहीं देगा, वो पहले अपनी अल्कोहल की बोतल लेके आएगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे हो रही है, क्योंकि अटैच बहुत ज्यादा हो गया, गलती उसकी भी नहीं है, उसने खुद को एक पर्टिकुलर जाल में फंसा लिया है, जिसमें अब वो चाह के भी अब उस चीज से बच नहीं सकता। सर्टेन इफेक्ट सच एज यूफोरिया, होता है ना, अल्कोहल वाले नाचने लग जाते हैं, पी के नाच रहे हैं, है ना। तो यूफोरिया, कि उसको लगता है कि कुछ भी कितना भी गलत हो रहा हो, कोई मर भी गया हो तो भी वो नाच रहे हैं अल्कोहल पी के, क्योंकि बेसिकली हो क्या रहा है कि यूफोरिया पूरा उसके नर्वस सिस्टम पे इतना ज्यादा इफेक्ट डालता है ना, कि उसको पूरा हाईजैक कर लेता है, उसको ये लगता है कि कुछ गलत भी हो रहा है तो भी वो सही है, सेंस ऑफ वेलबींग एंड अ टेम्पररी फीलिंग ऑफ वेलबींग। यूफोरिया का डेफिनेशन अगर लिखना है तो लिख लेना कि टेम्पररी फीलिंग है, क्योंकि जब उतरती है ना, जब उतरती है तब तो पता चलता है ना कि रियलिटी ये है ना, बैक टू रियलिटी। एसोसिएटेड विद ड्रग्स एंड अल्कोहल, वही बता रखा है, पूरा एडिक्शन जो इसके साथ हो रहा है, ठीक है। विद रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग्स दैट टॉलरेंस लेवल ऑफ द रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी इंक्रीजेस। बेसिकली क्या होता है, टॉलरेंस लेवल का मतलब है कि अगर बेसिकली उस पर्टिकुलर ड्रग का अब्यूज किया जा रहा है तो बॉडी को आदत हो जाती है उसकी,
ठीक है। तो एक लिमिट है कि मान लो अगर एक बोतल पी रहा है वो, तो बॉडी को होता है कि हाँ भाई अब उसने एडिक्शन खुद को डाल रखा है, अगर वो एक बोतल से किसी दिन कम पिएगा तो फिर इफेक्ट्स दिखते हैं, लड़ाई करना चालू, ठीक है, 10 तरह की बीमारियां लग जाती है। तो टॉलरेंस लेवल होता है क्योंकि बॉडी अब उससे हैबिचुअल हो चुकी है, बॉडी को आदत हो चुकी है उस चीज की, ठीक है। एंड कॉन्सिक्वेंटली द रिसेप्टर रिस्पॉन्ड ओनली टू हायर डोजेस। इंपॉर्टेंट है कि अब सिर्फ हाई डोज में अगर वो ड्रग लेगा तो ही बॉडी शांत होगी, उससे पहले शांत नहीं होने वाली। ऑफ ड्रग्स और एल्कोहल लीडिंग टू ग्रेटर इनटेक, तो फिर वो और पीता है क्योंकि बॉडी थोड़ी में शांत नहीं हो रही, कोशिश तो कर रहा है लेकिन अपने बॉडी को ऐसी आदत डाल ली है कि ज्यादा ही डोज देगा तभी बॉडी शांत होगी, नहीं देगा तो बेसिकली बॉडी कैसे बिहेव करने लग जाती है, ठीक है। तो वही चीज है कि उसमें उसको दिक्कत होने लग जाएगी। डिपेंडेंस, अब एक चीज होगी तुम्हारा टॉलरेंस लेवल, दो चीज थी कि एडिक्शन, टॉलरेंस और डिपेंडेंस। तो एक हो गया टॉलरेंस जो कि पढ़ लिया यहाँ पे टॉलरेंस के बारे में, सॉरी अवॉइड द कलर्स हियर, ठीक है। अब बात आती है डिपेंडेंस। डिपेंडेंस क्या होता है? इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मैनिफेस्ट, बॉडी मैनिफेस्ट करने लग जाती है, आर कैरेक्टरिस्टिक एंड अनप्लीजेंट विद विड्रॉयल सिंड्रोम। डिपेंडेंस का मतलब है कि उस पे ही डिपेंड हो गया, वो चीज छीनी जा रही है ना, तो भाई हम तो मर जाएंगे, हम तो मिट जाएंगे, हम तो अल्कोहल के बिना रह नहीं सकते, वो चीज होती है इनमें कि विड्रॉयल सिंड्रोम के साथ ये आता है। क्योंकि डिपेंडेंस कब पता चलती है किसी चीज की? जब उसे छोड़ने का टाइम आता है, जब लगता है कि अरे यार ये तो पूरी बॉडी को खराब कर देगी, इसको छोड़ना चाहिए। लेकिन क्या होता है, एक दो दिन के बाद हम तो रह नहीं सकते, अल्कोहल की बोतल मत छीनो मेरी, डॉक्टर्स को करते हैं लोग, ठीक है। इफ रेगुलर डोज ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल इज अब्रप्टली डिसकंटिन्यू, वही बता रहा है डिपेंडेंस तभी पता चलती है जब उसकी रेगुलर डोज को डॉक्टर कम करने की कोशिश करता है इनकी। अगर कोई गया है कि उसका बेसिकली उसका जो एब्यूज है उसकी आदत को छुटवाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए उससे, तो बेसिकली डॉक्टर्स कोशिश करते हैं धीरे धीरे उसकी डोज को कम करा जाए, लेकिन वो पहले दिन ही ये बिहेव करते हैं, अरे हम तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, हम तो मर जाएंगे, ये है वो है। तो यही चीज है कि अब्रप्टली जब हम उस पूरी प्रोसेस को, उस पर्टिकुलर इनटेक को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं तो दिक्कत आ रही है, ठीक है। डिपेंडेंस हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं विड्रॉयल सिंड्रोम। अब जब उसे छोड़ने का टाइम आता है तो बेसिकली क्या सिंड्रोम आते हैं, क्या सिम्टम्स आते हैं जब उसे छुड़वा दी? मान लो कोई एक इंसान है जिसने अल्कोहल छोड़ने की एक तैयारी स्टार्ट करी है, प्रोसेस, तो स्टार्टिंग में डॉक्टर डोज कम करता है, तो जब डोज कम करता है तो बॉडी रिएक्ट करती है, भले वो उस प्रॉब्लम को झेल ले लेकिन बॉडी क्या करेगी, रिएक्ट करेगी पहले। इज कैरेक्टराइज्ड बाय एंजाइटी, एंजाइटी होगी सबसे पहले, बेचैनी होना चालू हो जाती है, शेकीनेस, नोजिया रहेगा उसको, ठीक है, दम घुटने लगता है उसका कि बस मैं तो आज खत्म हूँ क्योंकि अल्कोहल नहीं मिल रही, स्वेटिंग, पसीना आना चालू हो जाता है। तो विड्रॉयल सिंड्रोम में ये सारी चीजें आती हैं। नेक्स्ट, विड्रॉयल सिंड्रोम में दो टाइप के होंगे, एक एक्यूट और एक क्रॉनिक। दोनों का मतलब पता है, जो ज्यादा टाइम के लिए होता है दैट इज क्रॉनिक, कम टाइम के लिए एक्यूट। तो एक्यूट में क्या है, और शॉर्ट टर्म टॉलरेंस, टेम्परेरी है शॉर्ट टर्म के लिए, कम टाइम के लिए। इज कॉज्ड बाय रिपीटेड एक्सपोजर टू अ ड्रग, बहुत ज्यादा ड्रग अब्यूज कर रहा है, कैसे, ओवर अ रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड, अभी भी स्टार्ट करा है उसने अल्कोहल का सेवन करना, अभी अभी स्टार्ट करा है, और फिर कुछ दिनों बाद उसको दिमाग आ गया है कि अल्कोहल को छोड़ना चाहिए। तो बेसिकली ये एक्यूट कंडीशन है, एक्यूट मतलब कि शॉर्ट टर्म की टॉलरेंस है, ठीक है। और अब बेसिकली क्या होगा कि हम कम कर सकते हैं, इसका प्रोग्नोसिस अच्छा होता है। ऑफ टाइम कोकेन अब्यूज, कोकेन का अब्यूज करना स्टार्ट किया तो कोकेन उतना दिक्कत नहीं कर रहा ना, ऑफन रिजल्ट्स इन एक्यूट टॉलरेंस। तो एग्जांपल लिख देना कि एक्यूट टॉलरेंस का क्या है, कोकेन अब्यूज, कोकेन वगैरह अगर ले रहा है। क्रॉनिक में क्या होता है, और लॉन्ग टर्म टॉलरेंस डेवलप्स व्हेन एन इंडिविजुअल बॉडी अडेप्ट्स टू कांस्टेंट एक्सपोजर, कि बहुत लंबे टाइम से, बस उसका मतलब उसकी मेडिकल हिस्ट्री में ये है कि कम से कम 10-12 साल या फिर बहुत ज्यादा टाइम से वो क्या कर रहे हैं, अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, वीक्स, मंथ्स, बहुत ज्यादा टाइम से, दैट इज क्रॉनिक। तो यहाँ पे क्रॉनिक वाले में ज्यादा दिक्कत आएगी क्योंकि उसे छोड़ना मुश्किल होगा, प्रोग्नोसिस इसका बेकार होता है, इसका प्रोग्नोसिस ज्यादा अच्छा होता है। प्रोग्नोसिस का मतलब ये होता है कि ट्रीटमेंट प्लान, कितना चांसेस है उस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट को करने के बाद कि वो इंसान रिकवर कर पाएगा। तो वही बता रहा है, दो टॉलरेंस पढ़ लिए, एक एक्यूट और दूसरा क्रॉनिक, विड्रॉयल सिंड्रोम्स में। नेक्स्ट आता है विड्रॉयल सिंड्रोम, कुछ नहीं है, सिर्फ एक सेट ऑफ सिम्टम्स है एक डिजीज का, कि सिंड्रोम का बेसिकली सिम्टम्स ही है, सिम्टम्स का एक कलेक्शन है कि अगर उसका हम डोज कम करने की कोशिश करेंगे तो बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है। नेक्स्ट पे आते हैं इफेक्ट्स क्या हैं और कैसे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं अल्कोहल अब्यूज का।
इमीडिएट इफेक्ट्स आर रेकलेस बिहेवियर, वैंडलिज्म, वायलेंस, कि बेसिकली स्टार्टिंग में जब कोशिश की जाती है कि अल्कोहल का यूज आप कम करो, उसे सलाह दी जाती है, तो स्टार्टिंग में क्या बोलता है, मुझे ज्यादा मत सिखा, ठीक है, ये होता है कि लड़ाई करना चालू कर देते हैं वो, तो एक वायलेंस वाली आदत रहती है। इमीडिएट इफेक्ट तो यही है कि उस टाइम पे उनको ज्ञान दिया, समझाया कि भाई अल्कोहल छोड़ दे, पहले दिन तो हम ही पीटने में आ गए, ठीक है, वायलेंस करने लगेंगे वो, ठीक है, पहले दिन लड़ाई करने लगेंगे। नेक्स्ट आता है एक्सेसिव ऑफ डोजेस ऑफ ड्रग्स में लीड टू एंड डेथ, मर भी सकता है ज्यादा अगर बेसिकली वो ज्यादा बेसिकली अगर वो डोजेस ले रहा है ड्रग्स की, तो बेसिकली उसमें डेथ भी हो सकती है, थोड़ा सीवियर केस हो जाता है। ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर, क्योंकि रेस्पिरेटरी कंडीशंस पूरी पढ़ी हमने टोबैको में, ठीक है, कि ब्रोंकाइटिस हो जा सकता है, एम्फिसीमा, सांस कैसे लेगा, सांस नहीं लेगा तो बेसिकली फिर मर जाएगा, तो रेस्पिरेटरी फेलियर में वो है। सेरिब्रल हीमरेज, ब्रेन भी पूरा खराब कर रहा है, ब्रेन में ब्लीडिंग होना चालू, इंटरनल ब्लीडिंग होना चालू, ठीक है, हेमरेज कर देता है पूरा ब्रेन का। ब्रेन वर्क नहीं करेगा तो नर्वस सिस्टम वर्क नहीं करेगा, ठीक है, पूरा जो, अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो ब्रेन से ही तो आता है सिग्नल, है ना, रेस्पिरेटरी सेंटर कौन होता है, मेड्यूला, ठीक है, तो वहां से तो स्टिमुलस आता है, ब्रेन ही वर्क नहीं कर रहा, पैरालाइज हो जाएगा, कोमा में चला जाएगा, है ना, ये चीज होगी। दोज हु टेक ड्रग्स इंट्रावेनसली, आईवी जो ले रहे हैं उनके लिए कैन गेट इन्फेक्टेड विद एड्स, उनको एड्स हो सकता है, हेपेटाइटिस बी हो सकता है, ये सारी बीमारी होता है ना, जिसको एड्स एचआईवी है उसको हेपेटाइटिस लगने के भी चांसेस होते हैं, टीबी लगने के चांसेस, एड्स में ऐसे ही होते हैं, 10 तरह की बीमारी लगने के चांसेस होते हैं, तो इंट्रावेनसली अगर ले रहा है, तो हमने एड्स में ही पढ़ा था कि एड्स लग जाएगा उसको। द क्रॉनिक यूज ऑफ ड्रग्स, ज्यादा टाइम तक यूज कर रहा है, एंड अल्कोहल डैमेजेस नर्वस सिस्टम पूरा खराब कर देगा, एंड कॉज लीवर सिरोसिस, पूरा लीवर जो है वो सिरोसिस में चला जाएगा, पूरा लीवर डैमेज हो जाएगा उसका, ठीक है। द यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अब कोई महान लेडी है जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे भी ड्रिंक कर रही है जी, इज ऑल्सो नोन टू एडवर्सली अफेक्ट द फीटस, अब उसको तो दिक्कत कर ही रही है, साथ में प्रेग्नेंट है क्योंकि, तो अपने फीटस को भी वो एडवर्सली इफेक्ट कर रही है, ठीक है, तो अल्कोहल प्रेगनेंसी के टाइम पे यूज नहीं करना चाहिए, बहुत वर्स इफेक्ट होता है, तुम अपनी लाइफ खराब कर रहे हो, साथ के साथ जो बच्चा है, जो फीटस है, उसकी लाइफ भी पूरी खराब कर रहे हैं। यूज ऑफ एनाबॉलिक इन फीमेल, एनाबॉलिक क्या होते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं, स्टेरॉइड्स लिए जाते हैं एज अ ड्रग, ठीक है, तो फीमेल्स में अगर यूज कर रहे हैं, फीमेल्स के केस में, तो बेसिकली हो क्या रहा है कि फीमेल्स क्या कर रहा है, फीमेल्स अगर एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स ले रही है तो मस्कुलिनाइजेशन होगा, कुछ कुछ मैन के कैरेक्टर्स आने लगते हैं, फेशियल हेयर्स ज्यादा आने लगते हैं, आवाज थोड़ी सी हैवी हो जाती है जैसे मेल्स की होती है, ठीक है, तो मस्कुलिनाइजेशन का मतलब होता है कुछ मेल कैरेक्टरिस्टिक्स का अपीयर होना, मेल कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं उनमें, दिखने लगते हैं उन फीमेल्स में, ठीक है। इंक्रीज अग्रेसिवनेस, उसको गुस्सा बहुत आएगा, मूड स्विंग्स तो ऐसी लड़कियों को इतने होते हैं, आप सोचो ये स्टेरॉइड्स और ले रही है तो और ज्यादा होंगे, डिप्रेशन रहेगा, ठीक है, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, अब ये चीजें ले रही है स्टेरॉइड्स वगैरह, तो एक तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का वैसे इतना झमेला रहता है, ठीक है, कि साइकिल्स जो है इरेगुलर हो जाती है फीमेल्स में, ठीक है, ऊपर से इसमें क्या होगा कि अगर वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स ले रही है तो उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल और ज्यादा इरेगुलर हो जाएगी, ठीक है। एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन द फेस, बताया था ना, यही तो मैस्कुलिनाइजेशन का एक पार्ट है कि हेयर ग्रोथ बहुत होने लगेगी फेस पे, फीमेल्स की नॉर्मली फेस पे कुछ खास ग्रोथ नहीं होती हेयर की, लेकिन मेल्स के केस में ज्यादा होती है, भी नो बियर्ड होती है उनके केस में, तो वही है कि अगर वो स्टेरॉइड्स लेगी तो वो ऐसा अबनॉर्मली इफेक्ट करेगा कि उसके फेशियल हेयर बढ़ जाएंगे, बॉडी पे भी रहेंगे हेयर्स, क्लाइटोरिस का इनलार्जमेंट होगा, क्लाइटोरिस ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है क्लाइटोरिस, ठीक है, तो क्लाइटोरिस की क्या होगी, इनलार्जमेंट हो जाएगी, डीपिंग ऑफ वॉइस भारी होने लग जाएगी, ठीक है, मेल्स की तरह, तो वही कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के क्या यहाँ पे वो हैं इफेक्ट्स। फिर कह रहा है मेल्स में, अगर मेल्स एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का मेल्स जो है वो सेवन कर रहे हैं, तो उसके इसमें क्या होगा, कैन कॉज एक्नी, एक्नी कर सकती है उसके फेस पे, अगर मेल है तो मेल के फेस पे पिंपल्स होने स्टार्ट हो जाएंगे, एग्रेसिवनेस, गुस्सा उसे बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है, और नॉर्मल से ज्यादा आएगा, मूड स्विंग्स होंगे मेल्स में भी, डिप्रेशन, वही रिडक्शन ऑफ साइज ऑफ द टेस्टिकल्स, जो टेस्टिस होंगी
उनका साइज घटने लग जाएगा। डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन, ये सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि स्पर्म प्रोडक्शन इनका कम हो जाएगा। तो ऐसे मेल क्या हो सकते हैं, इट लीड्स टू इनफर्टिलिटी, इनफर्टाइल हो जाएगा। तो फिर आगे ऐसे कपल्स जो हैं वो कंसीव नहीं कर सकते ना, ठीक है, क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन कम हो गया। ठीक है, पोटेंशियल फॉर किडनी एंड लीवर डिस्फंक्शन, किडनी खराब हो जाएगी, लीवर खराब हो जाएगा उसका। देख रहे हो कितनी दिक्कत हो रही है। ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, मेल है, मेल में क्या आ गया यहाँ पे, किसी को क्या बोलते हैं, गायनेकोमेस्टिया, गायनेकोमेस्टिया, कि मेल्स में जो ब्रेस्ट है उसका एक प्रोमिनेंस आना। प्री मैच्योर बाल्डनेस, की एज अभी कुछ हुई नहीं, पहले ही वो इंसान गंजा हो रहा है, तो बाल्डनेस आ जाएगी, गंजापन आ जाएगा वहां पे। इनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, ये भी ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होगा वहां पे, इनलार्ज होने लग जाएगा, उसका साइज बड़ा हो जाएगा। तो ये हो गया एल्कोहल अब्यूज के कुछ पर्टिकुलर जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो हमने पढ़ लिए सारे के सारे, कि क्या दिक्कतें आती हैं। विड्रॉयल सिंड्रोम हम कंप्लीट कर चुके हैं, एडिक्शन कंप्लीट कर चुके हैं, ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म हो गया है। लास्ट पार्ट देख लेते हैं इसका, कि प्रिवेंशन क्या है अल्कोहल के केस में। अवॉइड अनड्यू, बेसिकली ये सारे ड्रग अब्यूज के केस में पूछ रहा है कि प्रिवेंशन क्या हो सकता है। ठीक है, तो क्या है कि पीयर प्रेशर, कि करते हैं ना फ्रेंड्स कि भाई कोई बात नहीं स्मोकिंग कर ले, क्या होता है, अरे एक से क्या हो जाएगा, है ना, ये करते हैं। तो पीयर प्रेशर को तुम्हें अवॉइड करना है। दोस्त भी ऐसे बनाओ, संगति अपनी अच्छी रखो ना, दोस्त भी ऐसे बनाओ जो कि ग्रो करने में हेल्प करे। ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हें ज्ञान दे रहा है स्मोकिंग कर ले क्या हो जाएगा, अरे किडनी खराब हो जाएगी, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब हो जाएगा, लीवर सिरोसिस में चला जाएगा, फिर वो दोस्त बचाएगा तुमको आके। तो वही ये कह रहा है कि पीयर प्रेशर को अवॉइड करना चाहिए। जो फ्रेंड्स हैं जो कि ज्ञान दे रहे हैं, ऐसे फ्रेंड्स सच में दुश्मन से कम नहीं होते, जो तुमको ये ज्ञान दे रहे हैं कि चल भाई स्मोकिंग कर ले, एक सिगरेट पी लेगा तो क्या ही हो जाएगा, पूरा लीवर खराब हो जाएगा भाई। तो वही ये बता रहे हैं कि पूरा अवॉइड करना चाहिए पीयर प्रेशर को, फ्रेंड्स के इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहिए, फ्रेंड्स भी अच्छे बनाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई स्मोकिंग कर रहा है उसको हमने फ्रेंड बना रखा है अपना, वो अपना तो खराब कर रहा है सिस्टम, हमारा भी। चिल्ड्रन शुड बी एजुकेटेड, बताना चाहिए बच्चों को कि क्या चीजें गलत है क्या सही है, क्योंकि बेसिकली पेरेंट्स खुद एजुकेट करते नहीं है, फिर बच्चा गलती करके आ रहा है तो बच्चे को ही ब्लेम करते हैं कि अरे अरे, कभी बच्चे को नॉलेज ही नहीं दी आपने। बच्चों को बताना होता है पहले कि ये चीजें गलत है, ये प्रोसेस है, ये है। ठीक है, एजुकेट करना है बच्चे को, काउंसलिंग होनी चाहिए, इसीलिए कैंपेन्स वगैरह लगाए जाते हैं स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में आते हैं, बताते हैं कि ये चीजें हैं। टू बियर प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेस इन लाइफ। ठीक है, तो बेसिकली यही था कि कैसे प्रॉब्लम्स, क्योंकि ड्रग अब्यूज क्यों करते हैं कुछ लोग, सिर्फ पीयर प्रेशर थोड़ी होता है, कुछ को होता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, चलो अल्कोहल पी ली, बियर पी ली, वाइन पी ली। ऐसा नहीं करना चाहिए। स्ट्रेस और प्रॉब्लम्स लाइफ में चलती रहती हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि हम और ज्यादा खराब कर रहे हैं। ठीक है, कि ड्रग अब्यूज करके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल रहे लेकिन खुद की हेल्थ की धजिया उड़ा ली हमने, वो नहीं करना। द चाइल्ड शुड सीक हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स, पेरेंट्स और एल्डर्स भाई को किसी को तो बना लो कि घर में कोई तो तुम्हारा होना चाहिए, फैमिली में पेरेंट्स हो, एल्डर्स हो, कोई बड़ा भाई बहन, जिससे पूछ सको कि दीदी ये सही है कि गलत है। ठीक है, उतना तुम्हारे पास होना चाहिए, तो वहां से हेल्प लेनी है। अफेक्टेड इंडिविजुअल शुड सी मेडिकल हेल्प, जिनको ज्यादा ही दिक्कत हो गई है भाई जाके डॉक्टर से बात करो, ज्यादा ही अल्कोहल का एडिक्शन हो गया है, जाके डॉक्टर से बात करनी है। क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट अच्छी खासी काउंसलिंग करते हैं, उनके पास जा सकते हो। साइकेट्रिस्ट, ठीक है। अब एक मिसकंसेप्शन होता है कि साइकेट्रिस्ट तो पागलों के डॉक्टर्स होते हैं, पागलों को ट्रीट करते हैं, अरे इट्स नॉट अबाउट दैट। न्यूरोलॉजिकल कोई भी कंडीशन है, बेसिकली आपको डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट को दिखा सकते हो। वो अपनी पूरी आपकी जो भी आप उनको बताओगे पूरी डिटेल्स को वो कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। ठीक है, तो क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल से बात करनी है। एंड डी एडिक्शन, एडिक्शन कम करने के कुछ प्रोग्राम्स चलते हैं, नशा मुक्ति केंद्र जिनमें आते हैं। रिहैबिलिटेशन की पूरा ठीक करते हैं, तो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स पूरा चलता है, तो उसमें भी हम जा सकते हैं। जिसको भी दिक्कत है अल्कोहल अल्कोहल की है, कोई ड्रग है, तो बेसिकली इन चीजों में चलाया जाता है कि कैसे आप रिहैबिलिटेशन करोगे, नॉर्मल बैक टू अपनी नॉर्मल लाइफ में कैसे आ सकते हो। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो चुका है, नॉर्मल ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, मोस्ट ऑफ द पर्टिकुलर टॉपिक्स इस चैप्टर के कवर कर चुके हैं, जो भी इंपॉर्टेंट थे ऑलमोस्ट एक्सप्लेन कर दिया है। आप इसे रिवाइज कर सकते हो, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।